सिंध की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी है। जब से सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, ये पहला मौका होगा कि वो अपने सूबे से बाहर जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। अचकज़ई साहब ने गुज़िश्ता रात वहाँ पे मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि 8 फरवरी को हम हड़ताल करने जा रहे हैं, लोग बाहर निकलेंगे तो हुकूमत पे दबाव पड़ेगा और इमरान खान सब रिहा होंगे। बुनियादी तौर पे उर्दू पॉइंट का जो रिपोर्टर है वो ये खबर शेयर कर रहा है कि लाहौर में पीटीआई के नाम पर शहरी के घर पर पुलिस का छापा, शहरी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया और अचानक वो शाम के सदर भी बन गए और फिर सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो गई। अब इनका जो मुआहदा है वो इसराइल के साथ भी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सोहेल आफरीदी कराची जा रहे हैं और कराची में इतवार की शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी जलसा करने जा रहे हैं। सिंध की हुकूमत ने उनको जलसे की इजाज़त दे दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि जब से सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, ये पहला मौका होगा कि वो अपने सूबे से बाहर, यानी जिस सूबे में उनकी हुकूमत है उससे बाहर वो जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। अब ये जलसा कैसा होगा डिपेंड करता है कि कितने कराची वाले लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। मज़ार कायद के करीब एतवार वाली शाम को ये जलसा होने जा रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान वहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो सोहेल आफरीदी से पहले वहाँ पे गुज़िश्ता रात भी लोगों से मिलते रहे। उसमें शौकत बसरा साहब शामिल हैं, शाहिद खटक साहब शामिल हैं। सोहेल आफरीदी जहाज़ के जरिए आज कराची जा रहे हैं। इससे पहले शाहिद खटक साहब जो हैं वो बाय रोड गए थे। उसके अलावा शौकत बसरा साहब भी वहाँ पे जा चुके हैं। कुछ उनके जो दीगर लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ अलीम आदिल शेख साहब जो सिंध की क़यादत से जिनका ताल्लुक है वो भी वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं। और अब सिंध की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब हमने देखा कि पंजाब में उनको जलसे की इजाज़त नहीं मिली। ऑल्दो के अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में, लाहौर में जलसे से खिताब किया। वो जो लाहौर में जलसा था, ऑल्दो कि वो लाहौर से काफ़ी ज़्यादा बाहर था, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजाब में जलसे से खिताब किया था। अब इस दफ़ा काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही है। मुख्तलिफ उन्होंने दरख्वास्तें वगैरह भी दी, लेकिन गुज़िश्ता रात में देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर मरीम नवाज साहिबा की काबीना के जो वज़ीर तालीम है सिकंदर हयात साहब, वो किसी को इंटरव्यू दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं चैलेंज करता हूं कि सोहेल आफरीदी आके मेरे हल्के में जलसा करे, मैं मैडम सीएम से उसको इजाज़त लेके दूंगा। एक तरफ वो जलसा करे, दूसरी तरफ मैं जलसा करूंगा, देखेंगे कि किसके जलसे में ज़्यादा लोग आते हैं। वो अब पता नहीं इजाज़त मिलती है कि नहीं उनको पंजाब के अंदर जलसे की, लेकिन सिंध के अंदर भरपूर किस्म की सियासी एक्टिविटी होगी। कराची के अलावा वो हैदराबाद भी जाएंगे, वकला से मिलेंगे, सहाफ़ियों से मिलेंगे। इसी तरीके से कराची के अंदर भी वकला से मुलाकातें होंगी, सहाफ़ियों से मुलाकातें होंगी, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकातें होंगी, दीगर जो अहम शख्सियात हैं कोशिश होगी कि उनसे भी मुलाकातें हों। अब जो बड़ी और असल खबर ये है कि सिंध की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि ये जलसा कितना बड़ा होता है, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है कि ये काफ़ी बड़ा साइजेबल जलसा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में करने जा रही है। जब आप इस जलसे को देखेंगे, जब आप सोहेल आफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट को देखते हैं, जब आप उनके मुख्तलिफ लीडरान को बाहर देखते हैं, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कहीं पे भी ना इमरान खान है ना उसकी जमात की टियर 1 की लीडरशिप है। ये नौजवान लड़के हैं, जो नई क़यादत है जो उभर के सामने आ रही है। ये जिधर जाते हैं लोग इनके हवाले से जिन तासुरात का इजहार करते हैं, जिस तरीके से इनको वेलकम किया जाता है, मेरे ख्याल में हमने अपनी ज़िंदगियों में किसी भी सियासी जमात की टियर 3 की या टियर 4 की जो लीडरशिप है उनका ऐसे इस्तकबाल होते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये जो लोग इकट्ठे होते हैं वो बुनियादी तौर पे इसलिए इकट्ठे होते हैं कि भाई ये देखें इमरान खान का नुमाइंदा आ रहा है, इमरान खान का वज़ीर आला आ रहा है। और अब कराची आपको पता है कि वहाँ पे इमरान खान साहब का बड़ा वोट बैंक है, और ये मैं आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से बताता हूँ, रिगार्डलेस कि वहाँ पे इस वक्त MNA की सीटों के ऊपर और MPA की सीटों के ऊपर कौन बैठा हुआ है, उस चीज़ से कतई नज़र कराची ने बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के हक में वोट डाला था। और आप देखेंगे कि सोहेल आफरीदी का कराची का जो दौरा होगा वो ना सिर्फ कामयाब होगा, उसमें बड़ी तादाद में लोग बाहर भी निकलेंगे। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो गए हैं लाहौर। कल जब वो लाहौर जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ियां भी तोड़ी, फिर लाहौर पहुंच के वो ज़मान पार्क भी गए। ये सामने आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये इमरान खान साहब का घर है, वहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब गए, और इतना आपको जोश व खरोश नज़र आ रहा है कि अवाम भी वहाँ पे पहुंची हुई है, सोशल मीडिया के लोग भी वहाँ पे पहुंचे हैं, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। क्या इस वक्त कोई और सियासी जमात है जो इस किस्म का इंटरेस्ट जनरेट
कर सकती है। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बहुत सारी जमातों का मजमुआ हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा पार्टनर है, जो सबसे बड़ी जमात है, वो कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और किसके हवाले से उनका सियासी बयानिया है? इमरान खान साहब के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ऑब्वियसली उनका एक ब्रॉडर एजेंडा तो है, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई और जिस तरीके से इमरान खान साहब को रखा गया है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। और यही वजह है कि कल अचकज़ई साहब ने गुज़िश्ता रात वहां पे मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि 8 फरवरी को हम हड़ताल करने जा रहे हैं और इमरान खान तभी रिहा होगा जब लोग लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे। लोग बाहर निकलेंगे तो हुकूमत पे दबाव पड़ेगा और इमरान खान साहब रिहा होंगे। उसके साथ साथ अचकज़ई साहब ने दोबारा वहां पे नवाज शरीफ साहब का जिक्र भी किया, उनके साथ काम करने की एक तरह से ख्वाहिश का भी इजहार किया। वो भी ये समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं। कल उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ को याद करवाया कि जब आप वजारत उज़्मा के ओहदे से उतरे थे तो आप जीटी रोड के जरिए लाहौर गए थे, आपने वोट की इज्जत की बात की थी और उसी वोट की इज्जत को बहाल करवाने के लिए हम इधर आए हैं और हमारी ख्वाहिश है कि आप भी मिलकर हमारे साथ काम करें। क्या नवाज शरीफ साहब उनके साथ मिलेंगे? मुझे नहीं लगता, लेकिन एक ख्वाहिश रखना, एक उम्मीद रखना तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लाहौर जारी थी, उससे पहले लाहौर में क्या हुआ ये आप सामने देख सकते हैं। सैयद ज़ीशान अजीज़ उर्दू पॉइंट से जिनका ताल्लुक है, वो उर्दू पॉइंट के लिए बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं। उन्होंने ये खबर शेयर की हुई है। उर्दू पॉइंट ने बुनियादी तौर पे उर्दू पॉइंट का जो रिपोर्टर है वो ये खबर शेयर कर रहा है कि लाहौर में पीटीआई के नाम पर शहरी के घर पर पुलिस का छापा, शहरी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस ने छोटी बच्ची पर पिस्टल तान दिया। अहले खाना के इंकशाफात, ये रिपोर्टर सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। अब इस ट्वीट के ऊपर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने ट्वीट की हुई है कि नून लीग में कोई खुदा खौफी भी है, कवालों पर पर्चे, शादियों पर धावे और अब एक रेड के नतीजे में एक शहरी की हलाकत, रक्षा चलाता था और 4 उसकी बेटियां, बच्चियों पर पिस्तौल ताना। क्या बना रहे हैं आप इस मुल्क को? कैसी नफरतों को आप लोग जन्म दे रहे हैं? आपने सदा इक्तदार में रहना है? आगे क्वेश्चन मार्क उन्होंने लिखा हुआ है। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जिनका ताल्लुक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कमेंट किया हुआ है और इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। अच्छा, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक तरह से खुशी का इजहार किया हुआ है, वो एक दिल का आइकन शेयर किया हुआ है, इमोजी शेयर किया हुआ है, क्योंकि कोई अरशद बाबर नामी शख्स हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई है कि लोगों का खुशी का इजहार, सुथरा पंजाब के बाद मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम बहुत बड़ा और कामयाब प्रोग्राम साबित होगा। मुंतखब होने वाली सब फीमेल बहुत खुश हैं। मरियम नवाज के काम से अवाम की खुशी। एक औरत को इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है जो उसने वीडियो शेयर की हुई है कि वो मरियम नवाज साहिबा के जो पोस्टर हैं उनसे वो अकीदत का इजहार कर रही है। अब ये जो बंदा है, इसकी ट्वीट मरियम बीबी तक कैसे पहुंची? क्योंकि ये जो बंदा है, इसके टोटल जो फॉलोअर्स हैं वो 873 इसके टोटल फॉलोअर्स हैं। ये किसी को फॉलो नहीं करता ये बंदा, ये अरशद बाबर साहब जो हैं, ये वेरीफाइड अकाउंट है लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करते, फॉलोइंग 0। लेकिन मजे की बात है कि इस अकाउंट को भी मरियम बीबी फॉलो करती हैं। जी हाँ जी, तो ये बंदा किसी को फॉलो नहीं करता, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मरियम बीबी इसको फॉलो करती हैं। आम सा आदमी है। अवामी लीडर का फिर यही होता है जी, वो तो अवाम के साथ चलते हैं ना अवामी लोग तो। और फिर इसने जो एक ट्वीट की हुई है, ऑल्दो कि ना इसकी कोई ज्यादा रीच है ना इसके कोई ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अवामी लीडर हैं, तो फिर अवाम की बात तो अवामी लीडर्स तक पहुंच जाती है। समझ तो रहे होंगे आप। तो वो बात फिर उन तक पहुंच गई और उनकी वीडियो के ऊपर जो मरियम बीबी की तारीफें उसने की हुई हैं, उसके ऊपर फिर खुद मरियम बीबी ने खुशी का इजहार किया और कोट ट्वीट की। अच्छा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, आपको पता है पंजाब का वो दौरा कर रहे हैं और रास्ते में जिस तरीके से उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उसके ऊपर बैरिस्टर गौर साहब ने भी ये ट्वीट किया हुआ है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान और साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काफिले में शामिल गाड़ियों की तोड़ फोड़ पर मुजम्मत, तो उन्होंने इसके ऊपर मुजम्मत की है। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में धड़ाधड़ दरख्त काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कितने हजार दरख्त काट दिए गए हैं और इस्लामाबाद की पूरी शक्ल बदली जा रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आलूदगी और काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद भी हो रही है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये कह रही है कि भाई ये जो हमने दरख्त काटे हैं, क्योंकि इनकी वजह से वो एलर्जी, एक पोलन एलर्जी फैलती है, इस वजह से इन दरख्तों को काटा गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये किसी और वजह से काटे गए हैं दरख्त। और फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया कह रही है कि जी हम शजरकारी कर रहे हैं, हम नए दरख्त लगा रहे हैं,
لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سردی میں نئے درخت نہیں لگائے جاتے. نارملی جو شجرکاری ہوتی ہے وہ کہیں فروری کے آخر میں جا کے شروع ہوتی ہے. پر اینی وے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ پر، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام آباد کی شکل جس طرح بدلی جا رہی ہے، جتنی زیادہ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں آ رہی ہیں، جتنے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس سے اسلام آباد کا جو کیریکٹر ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے. اور اس ساری چیز کے اندر اگر کوئی لیڈ لے رہا ہے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے میں کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، اس میں روف کلاسرا صاحب سر فہرست ہے. اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد بہت سارے دیگر لوگوں نے بھی اس حوالے سے سٹوریز کی ہیں. ڈان نیوز کے صحافی نے ایک سٹوری کی، جیو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ ایک ایشو ہے. اچھا جی، اگلی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے. لاہور پریس کلب کے انتخابات ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحافیوں کی جو باڈیز ہیں ان کے بھی الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس میں انٹرسٹنگلی جو ہماری کولیگ ہیں سمینہ پاشا صاحبہ، وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں. اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اپنا یہ پوسٹر بھی شیئر کیا ہوا تھا، سمینہ پاشا امیدوار لاہور پریس کلب الیکشن. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ کون کس کو ووٹ ڈالتا ہے. اگر میرا ووٹ وہاں پہ بنا ہوتا میں تو سمینہ پاشا صاحبہ کو ووٹ ضرور دیتا، لیکن اب ادھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کا یہ جمہوری رائٹ ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ دیتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فارم 45 پہ سمینہ صاحبہ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، اور فارم 47 پہ. یہ تو ایک لائٹر میں نے اس پہ نوٹ پہ بات کر دی. جو پریس کلب کے الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ سارے ووٹ جو ہیں وہ فارم 45 پہ ہی پڑتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں جناب کہ ان الیکشنز میں کون جیتتا ہے. اور سمینہ پاشا صاحبہ جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، یقیناً وہ بھی ایک اچھی بات ہے. جمہوری عمل کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں ان کو ووٹ دیتا. اور اگر میرے کوئی دوست وہ سن رہے ہیں وہاں پہ تو وہ بھی جی ضرور سمینہ پاشا صاحبہ کو ووٹ دیں. اچھا جی، شام میں جو کردش فائٹرز ہیں اور حکومتی افواج ہے اس کے درمیان وہاں پہ اس وقت کافی زیادہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے. ایک طرح سے فل فلیج جھڑپیں ہو رہی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے. اور کافی دنوں سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جو فائٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اب شام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی حکومت آ چکی ہے، الشارہ کے پتہ نہیں ان صاحب کا کیا نام ہے، جو پہلے امریکہ کو مطلوب تھے. ان کے سر کی قیمت $10 ملین تھی، بلکہ ایک زمانے میں تو وہ امریکہ کی قید میں بھی رہے اور بعد میں وہ رہا ہو گئے. اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو جناب بڑے اسٹیٹس مین ہیں، اور اچانک وہ شام کے صدر بھی بن گئے. اور پھر صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی. پہلے وہ بہت بڑے جہادی تھے، بہت بڑے اسلام کے فائٹر تھے، بہت بڑے دہشت گرد تھے جناب امریکہ کی نظر میں، لیکن پھر وہ اسٹیٹس مین بن گئے، پینٹ شرٹ پہن کے جناب وہ چلے گئے. ٹرمپ سے بھی ملاقات ہو گئی، سعودی عرب میں بھی ان کی ملاقات ہو گئی، اور اب وہ شام کے صدر بن گئے. لیکن انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور بشار الاسد کی حکومت بھی کوئی زبردست حکومت نہیں تھی، وہ بڑی ظالم حکومت تھی. اس نے وہاں پہ لوگوں پہ بڑا ظلم کیا، وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی، زبردستی وہ بھی وہاں پہ اقتدار میں قابض تھے. لیکن ان کو ہٹا کے جن لوگوں کو لایا گیا ہے، پہلے وہ امریکہ کی نظر میں دہشت گرد تھے، پھر جناب وہ اچانک جو ہے اسٹیٹس مین بن گئے اور ان کے حوالے حکومت کر دی گئی. لیکن انٹرسٹنگ خبر یہ ہے، یہ جو سامنے الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، ایوری تھنگ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ سیریا اسرائیل ڈیل ان پیرس. جی ہاں جی، اب یہ جو نئے مجاہدین کی حکومت آئی ہے شام کے اندر، ان کی اور اسرائیل کی ایک ڈیل ہو گئی ہے. پیرس میں ملاقات ہوئی ہے اور ڈیل ہو گئی ہے، جس کے تحت جناب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. کوئی بھی اس قسم کا معاملہ، جیسے اس وقت جھڑپیں لگی ہوئی ہیں سیریا کے اندر، کوئی اس قسم کی انفارمیشن اگر اسرائیل کے پاس ہوگی کہ سیریا کی حکومت کو یہ خطرہ ہے تو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر دوسری جانب سے اسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہو جو اسرائیل کے کام آ سکتی ہے تو یہ جو مجاہدین ہیں یہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے جناب کہ وہ جنہوں نے اسلام کے نام پہ بشار الاسد صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا، اب وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور باقاعدہ معاہدہ کیا گیا. اور میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سیریا اینڈ اسرائیل ہیو اگریڈ ٹو سیٹ اپ اے جوائنٹ میکنزم آفٹر US mediated talks in Paris on Tuesday in what they are calling a dedicated communication cell aimed at sharing intelligence and coordinating military ڈی ایسکیلیشن. یعنی یہ ان سارے معاملات کے اندر وہ دیکھیں گے کہ کسی قسم کیا جناب آپس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی آپس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی اور یہ سب کچھ وہ مل کے کریں گے. دوسری جانب جو اسرائیلی اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل اینڈ سیریا ایگری آن میکنزم ٹو شیئر انٹیلیجنس سیک اکنامک ٹائز. جی ہاں جی، نہ صرف وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ
मौशी ताउन भी जो है वो एक दूसरे के साथ करेंगे, एक दूसरे की इकॉनमी को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये जनाब वो मुजाहिदीन की हुकूमत है जिन्होंने सीरिया के अंदर बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा किया था और कहा गया था कि जनाब वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हुकूमत आ गई है। बुनियादी मकसद ही ये था कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जिससे इसराइल को कोई ख़तरा ना हो। जैसे एक हुकूमत है मिस्र के अंदर, आपको पता है कि गजा में एक तरफ जहाँ पे ब्लॉकेड इसराइल ने किया हुआ था, दूसरी तरफ बॉर्डर लगता है मिस्र के साथ, और वहाँ पे सीसी ने बॉर्डर बंद किया हुआ था, कोई एड नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो बुनियादी तौर पे वो खित्ते के अंदर सारी ऐसी हुकूमतें चाहते हैं जिससे इसराइल को किसी किस्म का खतरा ना हो। और ये जो साहब है सीरिया के सदर, जिनके ऊपर पहले 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी थी, ये आपको याद होगा कि जब ट्रंप गए हुए थे सऊदी अरब, और सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा था कि हम इतने 100 अरब डॉलर की जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसी दौरे के दौरान ट्रंप से मुलाकात करवाई गई थी सऊदी अरब की जानिब से इनके साथ, और अब इनका जो मुआहदा है वो इसराइल के साथ भी हो गया है। एंड दे सीक इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड इकोनॉमिक टाइज। तो इससे आप जो है इसको जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। यूएई पहले ही काफ़ी ज़्यादा अपने ताल्लुकात बेहतर कर चुका है इसराइल के साथ। दीगर खित्ते के जो ममालिक हैं उनको भी अमेरिका यही कह रहा है कि आप भी ना सिर्फ इसराइल को रिकग्नाइज करें बल्कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तुर्की पहले ही इसराइल को रिकग्नाइज कर चुका है, बल्कि उनका आपस में ट्रेड भी है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है इसराइल से तुर्की जाते हैं, तुर्की से लोग इसराइल जाते हैं। तो अब खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका उनको भी कायल कर रहा है कि आप भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।